इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना है बेटा। दिस इज चैप्टर नंबर 2, बट ये पहले यूनिट का ही पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है ये। इस यूनिट में बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही एक्सप्रेस करना फिर से सीखेंगे। हम पढ़ रहे थे किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जैसे किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज एक्चुअली द स्केलर रिप्रेजेंटेशन, scalar representation of electric field. Electrostatic potential is scalar representation of electric field, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि चार्ज का फ्लो भी होता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी बोलते हैं। डिग्री ऑफ electrification of a body. How we define electrostatic potential? We define it as the degree of electrification of a body. क्या मतलब होता है degree of electrification का, उस पे भी आएंगे बेटा। आपको पता है कि टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से हीट फ्लो करती है, ठीक है। थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट है, हम उन दोनों को कांटेक्ट में लाएं तो क्या होगा, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम द वन टू द अदर। या अगर प्रेशर का डिफरेंस होता है तो फ्लूइड का फ्लो होता है। सो जिस तरह से हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, या लिक्विड का फ्लो लेवल डिफरेंस, ऊपर वाले टैंक में ज्यादा पानी है तो वो नीचे में खुद ही आ जाएगा। उसी तरह से चार्ज का फ्लो होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इस चैप्टर में हम जब पोटेंशियल की बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। बोले चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का फ्लो क्यों होता है, चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। जैसे हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, वैसे ही चार्ज का फ्लो होता है ड्यू टू, चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वाटर फ्लोज ड्यू टू लेवल डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी का चार्ज ज्यादा है तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अगर चार्ज कम है तो पोटेंशियल भी कम है। आप पोटेंशियल वर्ड जो है, आप पोटेंशियल वर्ड के लिए दूसरा वर्ड स्ट्रेंथ भी यूज कर सकते हो। जैसे हम ऐसे बात करते हुए बोलते हैं उसका पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, उसका पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसका मतलब नहीं उसमें चार्ज ज्यादा हो गया। तब हम पोटेंशियल किसको बोल रहे हैं, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को या उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को। जैसा भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर कोई ज्यादा फिजिकल वर्क करता है तो बोलते हैं उसका फिजिकल पोटेंशियल ज्यादा है। कोई मेंटली ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, ज्यादा मतलब मेंटल वर्क ज्यादा कर रहा है जिसमें, तो बोलते हैं उसका मेंटल पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जो किसकी वजह से है, जो चार्ज की वजह से। तो ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा पोटेंशियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। और क्या इंपॉर्टेंस है पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल ऐसी चीज है जिसके कारण चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड का क्या मतलब हुआ, देखो बेटा, जब जब हम कभी बात करते हैं, जैसे देखो अगर हम मोशन की बात करते हैं, 11th में हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, डायनेमिक्स पढ़ते हैं, हम बोलते हैं मोशन। तो ये मोशन कोई फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है। मोशन तो एक स्टेट है, कंडीशन है, सिचुएशन है, बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। तो इसी मोशन को एज ए फिजिकल क्वांटिटी जब एक्सप्रेस करना है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हम एक टर्म यूज करते हैं, आपको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इट एज पोटेंशियल एनर्जी। क्या यूज करते हैं हम, दो वर्ड्स, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मोशन में पोटेंशियल एनर्जी नहीं, दूसरी है मोमेंटम। जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पास मोमेंटम होता है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में फर्क क्या है बेटा? सिमिलैरिटी क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी मोशन में होगी, मोमेंटम भी मोशन में होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जब मोशन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास जो क्वांटिटी है उसका नाम है मोमेंटम, और अगर मोशन को स्केलर एक्सप्रेस करना है, स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हमारे पास जो क्वांटिटी है उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, होंगी दोनों की दोनों तब जब बॉडी मोशन में है। इन द सिमिलर वे, अगर हमारे पास, देखिए थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो चार्ज के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे अगर कोई मास होता, कोई ऑब्जेक्ट होता, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता, कोई मैग्नेट होता तो बोलते मैग्नेटिक फील्ड है। तो चार्ज के कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है मोशन की तरह, ये तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये तो स्पेस है, स्पेचुअल प्रॉपर्टी है कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होता है, उस सराउंडिंग वाले रीजन को क्या बोलते हैं? उस सराउंडिंग वाले रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसे अगर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहां पर अगर आप स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे V से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे डिफाइन करते हैं W/Q0, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये है वर्क पर यूनिट चार्ज। सिंस वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज तो है ही स्केलर, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हुई और यहां पर वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं बेटा, पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीट किया डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के कारण। अब इस चैप्टर में हम स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। बट एक चीज ध्यान में रखना, इस टाइम हमारी जो अब कैलकुलेशंस होगी पोटेंशियल को लेके, दीज कैलकुलेशंस विल बी बिट इजियर। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ हमें ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती थी, फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ता है, फिर अगर 3 हो तो पहले 2 का रिजल्ट निकालो, फिर तीसरी के साथ। यहाँ नहीं करना पड़ेगा ऐसा कुछ। अगर 2 हैं तब भी ऐड करेंगे, 3 है तब भी ऐड करेंगे, और अगर 10 का पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो 10 के पोटेंशियल को ऐड ही कर लेना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, हाउ वी डिफाइन इट? अभी आपको ये समझ में आ गया कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अभी थोड़ा और करते जाएंगे तो और चीजें क्लियर होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point. जिस भी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, उसी पॉइंट की बात हो रही है। इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये वही है Q0, इन्फिनिटी से लेके वहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को चार्ज से डिवाइड कर देना है। देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर V इज इक्वल टू W/Q0, वर्क डन पर यूनिट
चार्ज। सिंस वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक स्केलर है, सो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। और इस पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होगा, पोटेंशियल का एसआई यूनिट होगा जूल पर कूलम। बेटा ये जो जूल पर कूलम है, इसी जूल पर कूलम को, अगर आपको याद हो ग्रेविटेशन में भी हमने पढ़ा था, वहां बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और डिफाइन करते थे वर्क डन पर यूनिट मास, जूल पर केजी, यहाँ जूल पर कूलम, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। मतलब अगर 1 कूलम का चार्ज लाने में 1 वोल्ट पोटेंशियल या 1 जूल वर्क किया, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट के बराबर है। देयरफॉर पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, देयरफॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट is equal to 1 volt when 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb from infinity to that point। इन्फिनिटी से उस पॉइंट में लाने में, किसी भी पॉइंट में, जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो इसका मतलब होगा वहां पर पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल मींस 1 जूल ऑफ वर्क इज डन एक कूलम चार्ज लाने में। जूल पर कूलम, वर्क का यूनिट अब जूल है, तो जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसी को बाद में, इसी पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम अगले यूनिट में वोल्टेज बोलना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता होगा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट इसलिए बोलते हैं यूनिट इसका। तो अगर आपको इसी पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है, व्हाट कैन बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2, और चार्ज का होता है a1 t1। तो ये बन जाएगा आपके पास m1 l2 t-3 a-1। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम क्या करेंगे बेटा, आज हम पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। We will derive an expression for potential due to a point charge। किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैसा है? सपोज करते हैं बेटा हमारे पास ये कोई सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट किया है, या जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है और हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सोर्स चार्ज का मतलब यहाँ इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक लाइन ले लेता हूं, मान लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर क्या है, इन्फिनिटी। याद होगा आपने 11 में कैसे इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा। हमने 11 में पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी, जब कोई बॉडी
हम यहाँ से थ्रो करते हैं ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, तो बोलते हैं वो एस्केप हो गई। तो एस्केप होना मतलब फील्ड से बाहर चले जाना। तो ये क्यू है चार्ज हमारे पास, और यहाँ पर इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहां से यहां मान लो कोई पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए, जो इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे है। तो हमने क्या करना है, पॉइंट पी ले लो। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को यहां लाने में कितना वर्क हुआ, तो उसी वर्क को पोटेंशियल से डिवाइड, चार्ज से डिवाइड करेंगे। किसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है बेटा, पोटेंशियल का। ठीक है, तो पोटेंशियल हुआ क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सपोज करते हैं हम यहां 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी, और ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल पास पास है। ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, यहां पड़े हुए किसी भी टेस्ट चार्ज को, ये सोर्स चार्ज यहां पड़े हुए किसी भी टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। ये होगी रिपल्शन। कितनी फोर्स होगी बेटा, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फोर्स क्या हुआ, Q0 इंटू ई। ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, यहां पड़े हुए टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ये लगेगी फोर्स कौन सी, Q0 इंटू ई। और अगर हमें ए से बी लाना है इसको, मान लो ए से लेके बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है dx। डायग्राम दिखाई दे रही है ना सभी को। ये हमारे पास यहाँ ए पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है जिसे रिपल्शन मिल रही है, ये वाली F इक्वल टू Q0 इंटू ई, एंड वी वांट टू ब्रिंग इट फ्रॉम ए टू बी, और ये डिस्प्लेसमेंट है dx। सपोज dw, हाँ जी बोलो। Q0 यहाँ पे क्या है सर? Q0 बेटा टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसकी हेल्प से हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। लेट, जैसे एक मैग्नेट है ना, मैग्नेट है, तो मैग्नेट को देख के थोड़ी पता चलेगा कि कहां तक है मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ एक छोटा सा कील रख देंगे, कोई लोहे की चीज रखेंगे, तो वो टेस्ट हो गया, उसकी हेल्प से टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, तो यहाँ टेस्ट चार्ज रख देंगे, उसको Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट dw be the small amount of work done when a unit positive test charge is taken from A to B. Suppose dw वर्क करना पड़ा किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को A से B लाने में, तो ये dw कितना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। डायरेक्शन सेम नहीं, अगर डायरेक्शन सेम होती तो हम सिर्फ लिखते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहां हमें पता है डायरेक्शन सेम नहीं है, तो Q0 इंटू ई डॉट dx। Q0 इंटू ई कैसे आया, E होता है F बाई Q0, तो F हो गया Q0 इंटू ई। Q0 और E, देखो यहां ये है एंगल बिटवीन देम, और ये एंगल कितना है, 180 डिग्री है। सो वी राइट dw इक्वल टू Q0 E dx cos 180। मान लो बेटा जो पॉइंट A है हमारा, ये इस सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पे है, पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो तो r है, लेकिन जो A है वो हमारे सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पे है। ये आपके पास बनेगा dw इक्वल टू Q0 इंटू k q बाई एक्स स्क्वायर। कैसे आया, dx इंटू -1, ये कहां से आ गया फॉर्मूला, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन था, इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है वो ए पे है, तो हमारा ये सोर्स चार्ज है यहाँ से कितना दूर, एक्स डिस्टेंस दूर। सो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू -1, सो डी डब्ल्यू हो गया माइनस के क्यू इंटू क्यू जीरो बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या करने के लिए, किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी लाने के लिए जो करना पड़ा। डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर। ये ई की जगह एक्सप्रेशन आ गया बेटा, कि ई की जगह आ गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस 180 है इसलिए -1 बना। फिर इस एक्सप्रेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे, ये डी डब्ल्यू है, टोटल वर्क कैसे मिलेगा, द टोटल वर्क डन in taking the unit positive test charge from infinity to point P is, ध्यान से देखो, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे उसे, इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस के क्यू इंटू क्यू जीरो 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान से एक चीज समझो, इस इंटीग्रेशन में हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन्फिनिटी और पी भी इंक्लूड हो गए। देखना ध्यान से, ये जो हमारा x है बेटा ये वेरिएबल है, अगर पॉइंट यहाँ पे है तो x की ये वैल्यू है, पॉइंट यहाँ होगा तो यही x जो है r के बराबर है। अगर हम इन्फिनिटी से p पे ला रहे हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी और x की वैल्यू r पुट कर दो, तो आ गया इन्फिनिटी से पॉइंट P का डिस्टेंस। ठीक है, हमारे सोर्स चार्ज का डिस्टेंस, जब हमारा टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे है तो x की वैल्यू इनफाइनाइट है, जब हमारा टेस्ट चार्ज r पे है, सॉरी P पे है, तो x की वैल्यू ही r बन गई। डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन तो हो गई w माइनस के इंटू क्यू जीरो 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन बहुत बार कर लिया आपने। क्या होती है 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, डायरेक्टली आपको वैसे याद ही हो जाना चाहिए। 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/x। ठीक है, सो इट विल बिकम -1/x इन्फिनिटी टू r, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, w आ जाएगा k q इंटू क्यू जीरो। ठीक है, लिमिट्स पुट करेंगे 1/r x की जगह -1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, तो w क्या बन गया यहां से, पहले बेटा इतना कर लो आप, 1 w/q0 है, इसी को पोटेंशियल बोलते हैं, बट w/q0 इज इक्वल टू v, देयरफॉर v इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 into q/r, v equal to 1/4 pi epsilon 0 into q/r। This is expression for potential due to a point charge। आपने ये एक्सप्रेशन याद भी रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आप डिफरेंस देखें, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वो था 1/4 pi epsilon 0 into q/r स्क्वायर। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं k q/r स्क्वायर। यहाँ भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू k इंटू q/r। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज k इंटू q/r एंड फील्ड इंटेंसिटी। फिर यहाँ हम वेक्टर फॉर्म भी लिखते हैं, यहाँ जरूरत ही नहीं है वेक्टर फॉर्म की, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इज इक्वल टू k इंटू q/r, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
देखो बेटा, दोनों का ना कंपैरिजन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम पहले कर चुके हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। इससे r डिस्टेंस दूर, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? K इंटू Q by क्यू R बाई square. आर स्क्वायर। और अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? K इंटू क्यू बाई आर। तो हम ये याद रखेंगे, ये तो आपने पहले किया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 1 हो, मान लो 1 मीटर चार्ज हमारा यही क्यू है, अगर ये 1 मीटर हुआ तो ये सेम नहीं आ जाएंगे दोनों? ई और वी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, होगा या नहीं? लेकिन अगर 1 से ज्यादा करेंगे डिस्टेंस तो ई ज्यादा कम होगा कि वी ज्यादा कम होगा? सोचो कि डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर है, मतलब अगर डिस्टेंस डबल करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा, और ये तो सिर्फ हाफ ही होगा। डिस्टेंस ट्रिपल करूंगा तो यहाँ 3 का स्क्वायर आके 9 हो जाएगा, ये तो 3 ही होगा खाली। ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस यहाँ हाफ कर दूं, सोचो r की जगह r/2 कर दूं, तो ये बनेगा r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 गुना हो गया, लेकिन यहाँ तो r/2 ही आएगा, तो ये 4 टाइम्स और ये ट्वाइस। मतलब ये पावर जितनी बड़ी होगी ना, डिक्रीज भी उतना ज्यादा होगा और इंक्रीज भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर डिस्टेंस कम करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस इधर ले लेता हूं डिस्टेंस, इधर ई भी लेता हूं, वी भी ले लेता हूं, ई एज वेल एज वी, ठीक है, दो ग्राफ बनाऊंगा, ये एक और ये दूसरा। देखो आप बस ये दोनों देख के ये बताओ, इन दोनों में से ये एक्सप्रेशंस माइंड में रखना, इन दोनों में से ई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और वी को कौन सा है? ई के लिए कौन सा है और वी के लिए कौन सा है? देखो अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर पे क्या है, वैल्यू बराबर है, ई की भी उतनी और वी की उतनी। अगर 1 से ज्यादा करते हैं डिस्टेंस तो ई ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर। देखो ये ब्लैक वाला जो कर्व है ये नीचे है, रेड वाला ऊपर है, और अगर डिस्टेंस कम करता हूँ, जैसे डिस्टेंस मैंने मान लो 0.75 कर दिया, तो यहाँ ई का वैल्यू ज्यादा है, मतलब ई का वैल्यू डिस्टेंस कम करने से बढ़ता भी ज्यादा है, और डिस्टेंस बढ़ाते समय कम भी ज्यादा होता है। और v का जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। ग्राफ बना लो ये वाला, बेसिक नेचर y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू 2/x², दोनों हाइपरबोला बनते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ बनाओगे दोनों का ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन जब एक ही ग्राफ गिवन है यहां, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये इसका है या इसका है। ये हमेशा रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब यहाँ एक और ग्राफ अगर बनेगा तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इसका कौन सा और इसका कौन सा। अब यहाँ जो हम डेरिवेशंस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन की पहले कर चुके आप, इसमें आता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और इसमें आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इन दोनों को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, और मैं यहाँ एक ही ग्राफ बना दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ एक ही ग्राफ बना दूं तो मैं इस एक ग्राफ को बना के ये जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा ये ए ग्राफ ई के लिए है कि वी के लिए है, क्योंकि दोनों का ऐसा ही होता है। एक ग्राफ बना के जस्टिफाई नहीं कर पाते।
इसलिए हम क्या करते हैं, हम दोनों ग्राफ्स एक ही स्केल में बनाएंगे। ठीक है, दूसरा ग्राफ में ऐसे बना दिया। अब मुझे डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां ये दोनों ग्राफ्स मीट कर रहे हैं, इसका मतलब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 ही है। इसका मतलब ये r की वैल्यू 1 है, इसलिए जितना मैग्नीट्यूड E का उतना V का, ये तो पता चला। अब अगर मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं डिस्टेंस डबल कर देता हूं तो यहाँ 2 का स्क्वायर थोड़ी आएगा, 2r स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ 4r स्क्वायर बन जाएगा। डिस्टेंस ट्रिपल कर दूंगा, यहाँ 9r स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि E में ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखो, अगर डिस्टेंस ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे किसकी वैल्यू ज्यादा कम है? जिसकी ज्यादा कम है वो E है। ठीक है, और जिसकी कंपैरेटिवली ज्यादा वैल्यू है वो V है। ऐसे ही अगर डिस्टेंस को कम करें, डिस्टेंस को कम करने पे E बढ़ेगा, डिस्टेंस को कम करने पे V भी बढ़ेगा, बट ज्यादा कौन बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा ये जिसकी पावर बड़ी है। ठीक है, इसलिए जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो E, और जिसकी वैल्यू कम है वो, वैल्यू कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर y, मान लो इधर देखनी है मैंने v की वैल्यू, तो वो तो इतनी है, और E की वैल्यू वो तो इतनी है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है, डिस्टेंस कम करने पे वो E को रिप्रेजेंट कर रहा है, हायर पावर, और जिसकी वैल्यू कम है वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर पावर। ठीक है, इसलिए E और V हमेशा कंपैरेटिव होते हैं, उसको हमेशा दोनों ग्राफ्स बने होंगे तो ही आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि E का कौन सा और V का कौन सा। ठीक है, एक से नहीं, जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी उसमें डिक्रीज भी ज्यादा होगा और इंक्रीज भी ज्यादा होगा, और कम पावर होगी तो बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल। अब हमने पोटेंशियल फाइंड किया ड्यू टू सिंगल चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, अगर ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट होंगे तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको पहले बताया था। दिस इज वेरी इजी, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्शन की देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, देयर इज ए पार्टिकल जिसका चार्ज है q1, अनदर पार्टिकल चार्ज इज q2, एक पार्टिकल q3, ऐसे ही एक पार्टिकल है q4, एक पार्टिकल है qn, और ये कोई पॉइंट है p। अगर p पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल पता करना है, ठीक है, आपने लिखनी है स्टेटमेंट, खुद लिख लीजिए चाहे, इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस द टोटल पोटेंशियल at a particular point is obtained by adding, पहले लिखा था मैंने वेक्टर सम, by adding potentials due to all the charges। by adding potentials due to all the charges, सभी चार्जेस के पोटेंशियल को ऐड कर देना है। द टोटल पोटेंशियल इज obtained by adding the potentials due to all charges। मान लो q1 का यहाँ से डिस्टेंस है r1, q2 का यहाँ से डिस्टेंस है r2, q3 का है r3, q4 का है r4, qn का है rn। तो टोटल पोटेंशियल जो p पॉइंट पे होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, जितने भी हैं सबका पोटेंशियल को हमने ऐड कर देना है। पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, तो सबका पोटेंशियल ऐड करके क्या रिजल्ट बनेगा, फिर हम एक क्वेश्चन भी लेते हैं इस पे बेस्ड। तो बेटा आपके पास v बन जाएगा, मान लो q1 का डिस्टेंस r1 है, तो k इंटू क्यू वन बाई r1 प्लस k इंटू क्यू टू बाई r2
प्लस k इंटू Q3/R3 सो ऑन k इंटू Qn/Rn। ये है पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस। देखिए इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा लास्ट में हम। 2 पॉइंट चार्जेस -4 microcoulomb and -16 microcoulomb are separated by 20 centimeter in free space. At what point on the line joining them the value of electric potential is 0? At what point on the line joining them the value of electric potential is 0? कैसे करना है बेटा? देखो यहाँ आपको दो चीजें सीखनी है। एक तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसे लेना है वो भी पता चल जाएगा। मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, वन इज 4 microcoulomb, write it here, 4 microcoulomb, the other is -16 microcoulomb। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है x। लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P is 0। Let the potential at point P is 0। Therefore K into, देखो 4 microcoulomb मतलब 4 into 10 raised power -6 coulomb divided by x प्लस ये हो गया इसका यहां पर पोटेंशियल, प्लस k इंटू दूसरा चार्ज कितना है -16 है तो माइनस लिखना है, डिवाइडेड बाय 20 - x इक्वल टू 0। ये आ गया P पॉइंट पे एक का पोटेंशियल, ये आ गया P पॉइंट पे दूसरे का पोटेंशियल। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, तो आप इस नेगेटिव वाली टर्म को दूसरी तरफ ही ले जाएंगे। k 4 into 10 raised power -6 divided by x is equal to k into 16 into 10 raised power -6 divided by 20 - x। तो ये k कैंसल, ये 10 raised power -6 कैंसल, यहाँ और देख लीजिए क्या आएगा, 4 और 16 है वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 4 इसके साथ कैंसिल, आपके पास आएगा 1/x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 20 - x। सो 20 - x इक्वल टू 4x, 20 इज इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहां से 4 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट P है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा उतना नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ हमने साइन कंसीडर करना है, डायरेक्शन नहीं, साइन कंसीडर करना है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना है, KQ/x। नेगेटिव का कितना है Q पे, KQ/x। तो इसके लिए x तो x है, इसके लिए x कितना है 20 - x। दोनों के पोटेंशियल को ऐड करो, लेकिन हमें ये बताना है कि पोटेंशियल कहाँ पे 0 है, तो ऐड करके 0 पुट कर दिया। ठीक है, जिससे आपका x कितना आ गया, x आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको देख लीजिए आप, कोई डाउट होगा पूछिए डाउट। कल से जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग वाला पार्ट, वो 3 बजे वाली क्लास में पढ़ लेना। ठीक है, उसमें मैं स्टार्ट से करा दूंगा। थैंक यू।